Hello, dear student. Welcome to the Zero Academy by Lakhan sir. In this lecture, we will study about the types of system, algebraic conditions for consistency and inconsistency of the system. Okay. सो द स्टूडेंट द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सिस्टम. ठीक है, देखिए आपने अभी तक पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस जो होगी, लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ा था ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन. और हमें इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कितने टाइप्स के होते हैं वो हमें देखना है. ठीक है ना. तो ये टाइप्स किस बेसिस पे निकाले गए पहले उसको समझते हैं. देखो, इस सिस्टम के सोल्यूशन होंगे और इस सिस्टम के सोल्यूशन नहीं होंगे. ये दो टाइप से कैटेगराइज किया है. समझ में आ गया आपको. एक में सोल्यूशन है और दूसरे में सोल्यूशन नहीं है. क्लियर. अब देखो समझते हैं इसको कैसे. ये है लीनियर इक्वेशन आपकी एंड दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ दिस वन. फर्स्ट आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम और सेकंड हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट. मतलब एक में तो सोल्यूशन है, इसके लिए तो हम बोल सकते हैं सोल्यूशन है, और इसमें हो जाएगा सोल्यूशन नहीं है. ठीक है ना. मैं हिंदी में थोड़ा सा लिख दिया मैंने यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन है, यानी कि जो आप ये जो इक्वेशन है ना, दोनों इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो एक्स और वाई के कोई न कोई आंसर निकलेंगे. कुछ भी निकले मुझे नहीं पता, आंसर निकलेंगे. इसका मतलब आंसर अगर इसके हैं यानी कि इन इक्वेशन के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो वो सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम. सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम. क्लियर. समझ में आया. पक्का. अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना. यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार. डेफिनेशन है इसकी, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विथ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, जिसके मिनिमम एक सोल्यूशन हो. मिनिमम कितना सोल्यूशन हो? वन सोल्यूशन. मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक जा सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम एक सोल्यूशन तो होना चाहिए. क्लियर. समझ में आ गया आपको. सेकेंड है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम. क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? नाउ द डेफिनेशन इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ नो सोल्यूशन. इसके अंदर क्या हो जाएगा, वो इक्वेशंस जो है ना आपकी, जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप लिख रहे हो, उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. आ गया समझ में. तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर करके रखना कि सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो एक्स और वाई के आंसर होंगे, और इनकंसिस्टेंट है तो एक्स और वाई के कोई भी आंसर नहीं होंगे. क्लियर. श्योर. समझ में आ गया आपको. अब यहाँ देखना एक चीज़ और आगे. अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो मैं इसको अगेन कैटेगराइज कर रहा हूं दो पार्ट में. फर्स्ट हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट सिस्टम, सेकंड हो जाएगा आपका चलिए देखिए, कंसिस्टेंट सिस्टम अगेन कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इंडिपेंडेंट सिस्टम, सेकंड इज डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब हो जाएगा कि एक्स और वाई जो हैं वो किसी और यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे. कैसे? देखो, अभी तक आपने जो ग्राफ बनाया था ना, तो ये ग्राफ के अंदर जैसे कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके, एक कोऑर्डिनेट्स एक ये वाई हो गया और ये आपका एक्स हो गया. क्लियर. जैसे यहाँ पर भी मैं एक कोऑर्डिनेट और बना देता हूँ, ये आपका वाई और ये आपका एक्स हो गया. समझ में आ गया आपके. ये दो कोऑर्डिनेट बनाए. अब यहाँ पर एक ग्राफ मैंने बनाया ऐसे और एक इक्वेशन के लिए मैंने ग्राफ बनाया ऐसे. क्या यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा था जो इंटरसेक्ट कर रहे थे दोनों ग्राफ और नहीं? हाँ. तो यहाँ पर ये जो डैश 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 ऐसे लाइन बनाएंगे तो ये x और ये y, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू होगी और वो वैल्यू केवल एक होगी, मतलब यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन मतलब अब इन दोनों लाइन में
अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे, इसे भी आगे बढ़ाओगे, इसे आगे बढ़ाओ, इसे आगे बढ़ाओ, आगे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, इसलिए हम बोलते हैं इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, और ये दोनों सोल्यूशन इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब अब ये आगे किसी और पे चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं करते हैं, नहीं ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट सिस्टम। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं यहां पे इक्वेशन विथ ओनली वन सोल्यूशन। ऐसे इक्वेशंस जिसके केवल एक ही सोल्यूशन हो और उनको अपन यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं ना, उन्हीं का दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट सिस्टम। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं अपन डिपेंडेंट सिस्टम। जैसे मैं यहां पर ग्राफ बना देता हूं, ये मैंने ग्राफ बना दिया, इसका एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन भी इसके अंदर ही है, मतलब हर पॉइंट पे। अब जैसे मान लो आपने यहां पर किया तो ये आपका एक पॉइंट ये हो जाएगा, यहां पर एक पॉइंट ये हो जाएगा, यहां किया तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। आप यहां देखोगे ना, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, हर जगह पे एक्स और वाई एक जैसे ही पॉइंट है, सेम एक जैसे पॉइंट, तो उनको अपन बोलते हैं डिपेंडेंट सिस्टम। मतलब एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक जैसे पॉइंट चलते जा रहे हैं। आगे समझ में? इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं ऐसा कोई भी सिस्टम जिसको अपन बोल सकते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। आगे समझ में? जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट सिस्टम। क्लियर? तो यह याद रखें कि अगर यूनिक सॉल्यूशन बनता है और इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई ना अपन ने, तो उसी को हम लोग इंडिपेंडेंट सिस्टम भी बोलते हैं, और वो कंसिस्टेंट सिस्टम का पार्ट है क्योंकि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहां पर भले ही एक्स और वाई सभी एक जैसे ही आते जाएं, अभी आपने ग्राफ भी बनाया था पहले, लेकिन हम उसको बोलते हैं कोइंसाइड ग्राफ, डिपेंडेंट सिस्टम एंड कंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? अब देखिए आगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या लिखा अपन ने? जिसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होते हैं। अच्छे से याद करो, कोई भी सोल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या हो गया? जैसे ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके, ये दो कोऑर्डिनेट हो गए आपके। अब मैं एक ग्राफ, एक इक्वेशन की लाइन बना दी मैंने ये वाली, और दूसरी इक्वेशन की लाइन बना दी मैंने ये वाली। ये दोनों इक्वेशन चल रही है ऐसे, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, L1 लाइन और L2 लाइन। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ L1 इज पैरेलल टू L2? ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, अब मुझे बताइए क्या कभी भी x एंड y का कोई न कोई आंसर होगा क्या? आंसर तो तब निकलेगा ना कि जब ये दोनों एक दूसरे पे कभी न कभी इंटरसेक्ट होगी। यहां इंटरसेक्ट हुई, यहां ये एक साथ ही चल रही है, तो इनडायरेक्टली इंटरसेक्शन ही है ना इनका। लेकिन यहां पर ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, हम बोलेंगे कि इस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? जब सोल्यूशन ही नहीं होगा, हम बोलेंगे वो सिस्टम कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट, और वो ग्राफ कैसा बनाएगा? पैरेलल लाइन बनाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ये है टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी तक जितने भी हमने समझे वो ग्राफ बना के समझे। अब हम क्या करेंगे? विदाउट मेकिंग ग्राफ, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इन इक्वेशन को देखकर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका यूनिक सोल्यूशन है या आपका इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वो नो सोल्यूशन है। फिर उसकी लाइन कैसी बनेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो बच्चा पार्टी देखो यहाँ पे एल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी स्लैश इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। इनडायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द कंडीशन, इसको हम एक नाम और बोल सकते हैं, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। यानी कि जो आप इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो उनकी क्या क्या कंडीशंस होती है, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे इक्वेशन का हमने लिख दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, मैंने बोल दिया ये दोनों हमारी इक्वेशन हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशन को देख के आप लोग तीन चीज़ें बता सकते हो बिना ग्राफ ड्रॉ किए। क्या बता सकते हो? पहला, आप ये बता सकते हो उसका सोल्यूशन कितना होगा। सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन क्या होगा से मतलब हो जाएगा कि उसका वन सोल्यूशन होगा, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होगा, या फिर नो सोल्यूशन होगा। ये चीज़ें केवल इन दोनों इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं। इसके साथ आप ये भी बता सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, कोइंसाइड लाइन बनेगा, या पैरेलल लाइन बनेगी। आ गया नहीं आ गया? दो चीज़ें। तीसरा, आप ये भी बता सकते हैं आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा स्लैश इनकंसिस्टेंट होगा। आया नहीं है समझ में? सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को देख के हम तीन चीज़ें पता कर रहे हैं। कैसे पता करते हैं? ध्यान से देखेंगे हम लोग।
अब देखो पहले मुझे बताओ ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है। ये कोई ना कोई एक रियल नंबर है, तो यहाँ आपने पहले ही लिखा हुआ ना A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2, ये सभी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई ना कोई नंबर्स होंगे। चलो ठीक है, नंबर हो गए। आगे क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखना, A1 को मैं बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, इसी तरीके से A2 भी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर और नॉट। अब देखो ध्यान से, इस तरीके से B1 B2 C1 और C2 का भी आप बता सकते हैं। फर्स्ट केस में ले रहा हूँ यहाँ पे, केसेस को बहुत ध्यान से देखना। पहला, इफ़ A1, यहाँ मैं लिख देता हूँ इफ़ A1 अपॉन A2, A1 और A2 की जो भी वैल्यू होगी उसको रखो। अगर वो वैल्यू इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए, ध्यान से देखना ये केस, A1 अपॉन A2 को जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको रखने पर अगर वो वैल्यू B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होती है, तो इस कंडीशन में ये जो चीज होगी ना आपके सामने, ये जो केस होगा, इस केस को हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक। अब याद करो, यूनिक सोल्यूशन है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल सही, इंटरसेक्टिंग लाइन। और सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि एक सोल्यूशन है इसमें। क्लियर, समझ में आ गया आपको, अच्छे से लिख लोगे इसको, कोई दिक्कत। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताऊंगा। देखो तो देखो एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें मुझे बताइए A1 कितना है, A2 कितना है। तो A1 हो जाएगा 1, क्योंकि A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन का। A2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से B1 कितना हो जाएगा और B2 कितना हो जाएगा। सबसे पहले लेक्चर में हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। B1 कितना हो जाएगा -2, और B2 कितना हो जाएगा आपका +4। इसी तरीके से C1 और C2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो C1 तो इसमें है नहीं ना, फर्स्ट इक्वेशन में तो C1 है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। C2 कितना है, -20। आ गया, नहीं आया समझ में। अच्छा याद रखना, इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। कभी कभी क्या होगा, आपके सामने जो इक्वेशन देगा ना, वो इस तरीके से भी दे सकता है। देखो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 20, तो ऐसे कंडीशन में अगर इक्वेशन दे दे तो उससे हम लोग कभी भी इसको डायरेक्टली C1 नहीं बोल सकते कि या C2 भाई यहाँ ये 20 रखो, नहीं। सबसे पहले आपको इसे चेंज करना है, 3x + 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे करके ही आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर और नॉट, समझ में आ गया। अब देखो आगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले देखो A1 अपॉन A2 करेंगे हम लोग, तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा, 1/3। चलिए ठीक है। B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा, देखो -2/4। सोल्व करो इसे, क्या हो जाएगा आपका, 2 से ये कट जाएगा, माइनस तो है ही, तो ये हो जाएगा -1/2। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कंडीशन ये रही आपके सामने, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ C1 अपॉन C2 इक्वल हो या नहीं हो, इसे हमें देखना ही नहीं है। हमें सिर्फ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 से मतलब। अब देखिए बताओ मुझे, क्या ये 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा -1/2, ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है ना, ये कर दिया हमने, नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन आ गई। अब इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन अभी आपने ऊपर लिखी है ना, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज क्या हो जाएगी आपकी, इसको देख के इसका सोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, 1 सोल्यूशन हो जाएगा। और आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा बेटा, बताओ मुझे, सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट। आ गया, नहीं आ गया समझ में, 3 चीजें क्लियर हो गई। अब देखो आगे, सेकेंड केस ले रहा हूं मैं, इफ। अब ध्यान से देखेंगे, सेकेंड केस क्या है आपका, इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। देखो सभी इक्वल आ गया ना, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 सब इक्वल आ गए। तो ऐसी कंडीशन में जब ये केस आपके पास होता है तो यहां हम बोलते हैं सोल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, सोल्यूशन इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, कोइंसाइड हो जाएगा आपका ग्राफ, एंड सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। लिख लेना ये तीनों के तीनों पॉइंट एक साथ में। आगे हम लोग आगे और अच्छे से मैं टेबल की फॉर्म में भी आगे बना के आपको बता दूंगा, जो CBSE की बुक में हमें दे रखा है NCERT में, तो वो भी मैं आगे ड्रॉ करके मैं आपको बता दूंगा कि देखो सिंपल फॉर्म में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो वैसे तो अगर आप ये लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके आगे एक टेबल भी मैंने बना रखी, तो उस टेबल को तो अच्छे से आपको याद करना है। अब एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग अच्छे से। इक्वेशन देखो यहाँ पे 2x + 3y
-9 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब इसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखो जल्दी से। आ गया होगा समझ में आपको। ये मैंने सारी वैल्यूज यहां पे लिख दी हैं। अब आपको चेकआउट करना है, देखो ध्यान से। a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा आपका 2/4, कट के कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 1/2। ठीक है। b1 अपॉन b2 बताओ कितना आ रहा है आपका 3/6, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है। c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा आपका -9 अपॉन -18, माइनस से माइनस कट जाएगा 9 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। देखो ध्यान से, क्या सभी में 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आया नहीं आया? क्या ये सभी वैल्यू इक्वल आ गई? हम बोल सकते हैं कि आपका जो ये सिस्टम हो जाएगा, ये केस इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि आपके पास जो वैल्यूज आपके पास जो कंडीशंस हो जाएगी वो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा आपका। दूसरा केस हो जाएगा आपका कोइंसाइड ग्राफ बनेगा और तीसरा केस हो जाएगा आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? सभी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ हमें c1 अपॉन c2 को भी चेक करना है। जैसे ऊपर वाले में तो हमने नहीं किया था क्योंकि इसमें केस में ही c1 अपॉन c2 नहीं था, लेकिन इसमें तो ये वैल्यूज हैं, हमें ये सारी चीजें चेक करनी है। एंड द लास्ट वन इज केस 3 ले रहा हूं मैं यहाँ पे। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ध्यान से देखना, ये दोनों तो इक्वल हो लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं हो। केसेस तीनों अच्छे से दिमाग में याद कर लेना, सेट कर लेना। नहीं समझ में आए इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल देना, मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा। तो ये जब केस आपके पास रहेगा ना कि जब a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल हो लेकिन c1 अपॉन c2 जो है इनमें से किसी के इक्वल नहीं हो, तो हम बोलते हैं नो सोल्यूशन। इस कंडीशन में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब आप बताओ, सोल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका? पैरेलल। और पैरेलल ग्राफ बनेगा, सोल्यूशन नहीं होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, सिस्टम कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से कंप्लीट पूरी प्रॉपर स्पेलिंग वगैरह आप लिखें आराम से अच्छे से। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल देखेंगे, इक्वेशन में लिख लेता हूं एक बार जल्दी से। अब मैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज लिख लेता हूं एक बार। आ गया होगा समझ में मैंने ये वैल्यूज कैसे लिखी हैं? ठीक है ना, जो भी अपनी मेन इक्वेशन थी ना उससे कंपेयर करके लिख लिया कि x के आगे जो वैल्यू होती है ना, x के आगे। और याद रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, a1 a2 b1 b2 की जब वैल्यू रखते हैं उसमें x और y भी रख देते हैं। तो x और y कभी नहीं आता, याद रखना। सिर्फ और सिर्फ कौन से जो रियल नंबर्स होते हैं ना, सिर्फ वही आते हैं आपके। क्लियर और नॉट? समझ में आ गया आप अच्छे से? अब देखो, a1 अपॉन a2 कितना है बताओ मुझे? 1/2। ठीक है। b1 अपॉन b2 कितना है आपका? 2/4। सिंप्लीफाई करो, 1/2 हो जाएगा। एंड c1 अपॉन c2 कितना है बताओ? -4 अपॉन -12, माइनस से माइनस ये कटेगा तो 1/3। अब देखो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। ये दोनों तो इक्वल हो गए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 इनमें से किसी के इक्वल नहीं है। एंड दिस केस गोज टू द नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइन एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, बाकी इन दोनों में ऊपर वाली जो इक्वेशन थी इनका सोल्यूशन होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से? अब इसके आगे मैं एक टेबल जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूं, उस टेबल को जल्दी से देख लीजिए। एनसीईआरटी के अंदर आपको वो टेबल दे रखी है, तो आप वहां से भी बना सकते हैं और आप यहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए टेबल देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। और जो इक्वेशंस यहाँ लिखी वही इक्वेशंस मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले आपके सामने सोल्व करी थी, तो मैं डायरेक्टली इन कंडीशंस को लिख देता हूँ मैं यहाँ। देखो, पेयर ऑफ लाइन्स कैसी हो जाएगी अगर आपके पास लाइन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से हो, x - 2y इज इक्वल टू 0 और इस तरीके से हो, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा? a1 क्या है यहाँ पे और b1 a2 कितना है 3। इस तरीके से मैंने वैल्यूज को लिख दिया। तो a1 अपॉन a2 यहाँ हो जाएगा b1 अपॉन b2 और यहाँ हो जाएगा c1 अपॉन c2। ये रहा, ठीक है। अब अगर कंपेयर द रेशियो को कंपेयर करना है मैं, तो कंपेयर करने पर अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, थोड़ी देर पहले सोल्व किया था ना अपन ने, तो यहाँ देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा?
-1/2। तो यहाँ देखो 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2, थोड़ी देर पहले सोल्व किया था। तो ये केस इसको फॉलो कर रहा है, तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन यानी कि इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यानी कि ये सिस्टम यूनिक सोल्यूशन होगा। और साथ में एक चीज और लिख देता हूं कि आपका जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, याद रखना आपको है ना, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर और नॉट। सेकंड इक्वेशन देखो आपकी यहां पर, जो अभी थोड़ी देर पहले सोल्व करी थी, सिंप्लीफाई करो 1/2, सिंप्लीफाई करो 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 2। सिंप्लीफाई करके बताना है बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते थे, सर देखो 2/4 इज नॉट इक्वल टू 3/6। नहीं बेटा, ऐसा नहीं लिखते हैं, हमेशा वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ ये वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो यहां सभी में देखो 1/2 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज द कॉन्सिडेंट लाइन, और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। और आपका सिस्टम भी कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। ये भी साथ में लिख लें। नेक्स्ट वन इज आपके सामने रहा, ये इक्वेशन है दोनों की दोनों, यहां 1/2 हो जाएगा, A1/A2, B1/B2, सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा 1/2, C1/C2 सोल्व किया था अभी 1/3 हो जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, नहीं हो गए, देखो 1/2 1/2 ये तो इक्वल है, लेकिन ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम बोलते हैं दिस इज द पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन, सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस। क्लियर और नॉट। टेबल समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगी कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, किस तरीके से चेक करना है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और आपको उन तीनों के बारे में बताना है कि उसका सिस्टम कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा। 3 चीज़ें आपको उसके साथ में बतानी है। ठीक है, उसके आंसर मैं उसके साथ में ही आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप क्या करना, क्वेश्चन लिखना, पोज करना वीडियो को, और उसके बाद में आप उन क्वेश्चन को सोल्व करना। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। ओके बच्चा पार्टी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको इसमें चेक करना है कि जितनी भी 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन और टाइप ऑफ द सिस्टम की, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो ये तीनों चीज़ें आपको इसके बारे में बतानी है। एक बार वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन प्रॉपर सोल्व करो, और उसके बाद में मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ, उससे मैच कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो ध्यान से देखो। जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पे, x + 2y = 5 एंड 3x प्लस यहाँ हो जाएगा y, ky + 15 = 0। ठीक है, हैज़ फर्स्ट आपको दे रखा है यूनिक सोल्यूशन, सेकंड आपको दे रखा है नो सोल्यूशन। तो अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर यूनिक सोल्यूशन। जब आपका सोल्यूशन यूनिक हो तब के की वैल्यू क्या होगी, फिर हम फाइंड करेंगे जब आपका सोल्यूशन नो सोल्यूशन हो तब के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, यूनिक सोल्यूशन हो तो इक्वेशन एक बार लिख लीजिए यहाँ पे जल्दी से, x + 2y, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है =5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 = 0। इसको प्रॉपर मैनर में अरेंज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, फिर यहाँ हो जाएगा 3x + ky + 15 = 0। ये दोनों इक्वेशन होगी। अब इसमें a1, b1 और c1 तीनों वैल्यूज़ को जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। a1 कितना हो जाएगा 1, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज़ 2, और c1 ये रहा आपका -5। यहाँ पे हो जाएगा आपका a2 कितना, कोफिशिएंट ऑफ x 3, b2 कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज़ k, और c2 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करना है, यूनिक सोल्यूशन है तो कंडीशन से आपको याद होगी अच्छे से। अब तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इस यूनिक सोल्यूशन के अंदर आपको पता है c का कोई रोल नहीं होता, तो इनको लिखे नहीं लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यूनिक सोल्यूशन होता है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a1 कितना है 1/a2 कितना है 3, यहाँ पर b1 कितना है 2 और b2 कितना है k, और यूनिक सोल्यूशन है तो यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू। तो ये हो जाएगा आपका k इज़ नॉट इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर
के की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। बोला ना इसने कि के की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, तो बोले एक्सेप्ट 6। ठीक है, 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 6 नहीं होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 6 रखोगे ना तो करके देख लेना, यहाँ 6 रखते ही ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बन जाएगा। ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। फिर आगे नॉट इक्वल टू लग जाएगा, फिर C1 अपॉन C2 हो जाएगा और ये पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी। समझ में आया अच्छे से? तो ये याद रखें आपको। सेकंड आपको बोल रहे हैं, सेकंड है आपका नो सोल्यूशन। तो यहां लिखेंगे द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन। इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? तो हम लिखते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंप्लीट कंडीशन है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर A1, A2, B1, B2, C1, C2 की तो वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है और इसके अंदर आपका C काम में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन A1 अपॉन A2। सबसे पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन और A2 कितना है 3 हो जाएगा, B1 अपॉन B2 2 अपॉन के, C1 अपॉन C2 -5 अपॉन 15। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉपर लिख रहा हूँ, 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन के इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 15। अच्छा, इसको अपन लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। 1 अपॉन 3, तो मैं यहाँ पर वैल्यू को ऑलरेडी ऐसा ही लिख देता हूँ, यहाँ -1 अपॉन 3 और ये नॉट इक्वल टू का साइन। ठीक है ना, दिस इज द कंडीशन। तो ये हो जाएगा। अब एक बार तो हमें ये कंडीशन लेनी है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो के इज इक्वल्स टू 6। एक तो ये आ जाएगा आपका। दूसरा आपको क्या लेना है, ये कंडीशन ले ली तो ये हो जाएगा 2 अपॉन के इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस के इज नॉट इक्वल टू 6, माइनस को इस तरह भेज देंगे तो ये हो जाएगा के इज नॉट इक्वल टू -6। ये दो आंसर आएंगे। यानी कि अगर आपका बोल रहे हैं ना कि के की वैल्यू क्या होगी इन दोनों इक्वेशन की, जब आपका सोल्यूशन नहीं हो, सोल्यूशन नहीं चाहिए मुझे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू कभी निकलेगी ही नहीं। ऐसी कंडीशन में अगर आपने केस 6 रखा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा था, ये देखो यहाँ बताया था ना, तो अगर केस 6 हो गया तब भी सोल्यूशन नहीं होगा। और एक चीज़ और बोला इसने कि -6 नहीं होना चाहिए, -6 होते ही कंडीशन चेंज हो जाएगी, फिर आपका A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार देख लेते हैं। वही चीज़ आपको फाइंड के फाइंड करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक बार खुद सोल्व कर लेना आप आराम से। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 है और kx प्लस 10y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और आगे बोल रहा है ये इट हैज़ इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। ठीक है, ये सिचुएशन बोली। एक बार आप खुद सेल्फ सोल्व करें, फिर उसके बाद में आप इससे वेरीफाई करें। ठीक है, तो आई थिंक सो आपने कर लिया होगा। अब देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में A1, B1 और C1। A1 है 4, B1 5 हो जाएगा, C1 0। इसमें C1 है ही नहीं, A1 हो जाएगा ये और B1 हो जाएगा ये। यहाँ हो जाएगा A2 कितना है K, कोफिशिएंट ऑफ X, B2 कितना है 10 और C2 कितना है 0। तो यानी कि यहाँ पे न तो C1 है और न ही C2, ये दोनों ही है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, पर सिचुएशन में हमें सब सारी चीज़ें लिखनी पड़ती। तो कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन है। क्लियर, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये भी 0 और ये भी 0, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए A1 अपॉन A2 कितना है यहाँ पे 4 अपॉन K इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 कितना है 5 अपॉन 10, और आगे वाली वैल्यू को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 0 कोई मतलब ही नहीं, उसको रखेंगे भी नहीं हम। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 अपॉन
के इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8, यानी कि अगर आप 8 रखोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आप चाहें तो वेरिफिकेशन के लिए रख के चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक ये कंडीशंस वगैरह सारी थी एल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी, तो हम सब चेक कर चुके हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। गुड लक।